हाय पेरेंट्स, ओरोमोटर की सीरीज की दूसरी वीडियो में आज मैं बात करूंगा डिटेल में ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग हमारा प्राइमरी गोल है कि बच्चे का ठीक होना चाहिए स्पीच आने से पहले। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कितने तरीके की ब्रीदिंग होती है और उस ब्रीदिंग को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। चलिए, ब्रीदिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है स्पीच के लिए? वो इसलिए है कि अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि मैं बोलता ही जा रहा हूँ। बोलने का मतलब है कि मेरी जो हवा है वो बाहर निकलती ही जा रही है। इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं जितना ज़्यादा लंबा बोलना चाहता हूँ तो मेरे लंग में उतनी हवा भरने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और उतनी हवा के निकलने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब ब्रीदिंग बेसिकली 4 तरीके की होती है और आपको अपने बच्चे में एक्चुअली इस पैटर्न को देखना है कि वो किस तरीके की ब्रीदिंग कर रहा है। सबसे पहली ब्रीदिंग होती है क्लेविकुलर ब्रीदिंग। ये मेरी क्लेविकल बोन है। कई बार बच्चे होते हैं जो सिर्फ क्लेविकल ब्रीदिंग करते हैं। आप ऐसे बच्चों में आप बहुत ज़्यादा देखेंगे कि उनकी क्लेविकल और शोल्डर मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है जब अगर आप उनसे वर्ड्स निकलवाना चाहते हैं या फिर जब वो एफर्ट से बोल रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी ब्रीदिंग होती है मेरी थोरैकिक ब्रीदिंग। थोरैकिक ब्रीदिंग बेसिकली होती है मेरी मिड चेस्ट ब्रीदिंग। अब यहाँ पे भी इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा चेस्ट को मूव करता है। और अगर आपको थोरैकिक या शोल्डर ब्रीदिंग या फिर क्लेविकुलर ब्रीदिंग अपने बच्चे की देखनी है तो जब आप अपने बच्चे को किसी भी तरीके का ब्लो करने के लिए विसल देंगे तो आपको उसका पैटर्न देखना है कि वो किस पैटर्न से ब्लो कर रहा है। अब इसी तरीके से जो थर्ड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग होती है वो होती है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। बेसिकली हम सबको पता है कि जो लंग्स को पुश एंड पुल करती है मसल, उस मसल को हम कहते हैं डायफ्राम मसल। एक्चुअली ये एक ब्रीदिंग होती है जो कि नॉर्मल ब्रीदिंग कहा जाता है, जिसमें कि अगर हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं तो ब्रीदिंग जब हम हवा निकालते हैं तो मेरी डायफ्राम मसल ऊपर की तरफ चढ़ती है और जब हम इनहेल करते हैं तो मेरी डायफ्राम मसल रिलैक्स होती है। पेरेंट्स, आपका गोल होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग तक लेकर आए। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 4 तरीके की चौथी तरीके की भी ब्रीदिंग होती है जिससे हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग। नाउ ये तब होती है जब हम बहुत हार्ड कार्डियो करते हैं। तो आप देखेंगे कि आप अगर रनिंग करते हैं या आप कार्डियो करते हैं तो आपके पेट की मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये है हमारी 4 तरीके की ब्रीदिंग। इसका मतलब बहुत सिंपल ये है कि हमारा गोल है कि हम किसी तरीके से डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बच्चे की इम्प्रूव करें। और अगर हम उस तरीके की ब्रीदिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं बच्चे की एब्डोमिनल मसल्स एज वेल एज स्पाइनल मसल्स को पहले स्ट्रेंथन करूं, बिकॉज इसी से ही डायफ्राम मसल मेरी स्ट्रांग होगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन सी सिंपल 2-4 एक्सरसाइजेस आपको घर पे जरूर करवानी चाहिए जिससे कि आपके बच्चे की ब्रीदिंग पैटर्न बेटर। पेरेंट्स, मैं आपको एक चीज स्पॉन्ज के थ्रू समझाना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं इस स्पॉन्ज को स्क्वीज करता हूँ तो इसमें से सारी एयर बाहर निकल रही है और अगर मैं इसको रिलैक्स करता हूँ तो इस स्पॉन्ज में सारी की सारी एयर अंदर आ रही है। बेसिकली एब्डोमिनल मसल्स की जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम बेसिकली ट्राई करते हैं कि हम लंग्स को स्क्वीज करें, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका बच्चा लंग को स्क्वीज करेगा उतनी ही वो हवा बाहर की तरफ निकाल रहा है। अब जितना ज़्यादा स्क्वीज होगा बच्चे को वापस ब्रीदिंग भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी जिससे कि मैक्सिमम एयर उसके लंग्स में जाएगी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम एब्डोमिनल मसल्स की एज वेल एज स्पाइनल मसल्स दोनों की स्ट्रेंथनिंग करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं पहले एब्डोमिनल मसल्स में कौन सी 2-3 बेहतरीन एक्सरसाइज है जो आप अपने बच्चे को करवा सकते हैं। अगर हमें एब्डोमिनल्स की एक्सरसाइज करवानी है तो बहुत इजी, हम सबको पता है जो बेसिक एक्सरसाइज है वो है कि आप अपने बच्चे को बोलो कि वो लेग्स को रेस करे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कई बच्चे यहाँ तक तो लेग रेस कर लेंगे, मगर जब आप उनको बोलेंगे कि वो पुश करके थोड़ा सा पीछे की तरफ जाए तो यहाँ पे उनको मुश्किल आएगी। रिमेंबर, आपका बच्चा अपनी लेग्स को जितना ज्यादा पीछे लेके जाएगा आपके लंग्स उतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उतनी ज्यादा आप हवा निकालेंगे और जब आप वापस आएंगे तो उतना ही ज्यादा इनहेल करेंगे। अब इसी तरीके से जो सेकेंड एब्डोमिनल एक्सरसाइज है वो भी बहुत इजी है, जहां पे बच्चे को उठ के ऊपर की तरफ आना है। अगेन मैकेनिज्म वही है, जहां पे वो जितना ज्यादा आगे की तरफ आएगा लंग्स उतने कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उतना ज्यादा वो हवा को बाहर निकालेगा और जब वो नीचे जाएगा
उतना ही ज्यादा वो हवा को इनहेल करेगा। नाउ इसके साथ जो थर्ड एक्सरसाइज है जो कि वाकई ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज। जहां पे आप देख सकते हैं कि बच्चे को इस तरीके से लेट के अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करवाते हैं और अगर आपका बच्चा इस वाली मूवमेंट को बहुत देर तक होल्ड करता है, इससे भी उसका इनहेलेशन एज वेल एज एक्सहेलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से बेटर एंड इम्प्रूव होगा। ओके पेरेंट्स, अब तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ब्रीदिंग इतनी इजी नहीं है। बिकॉज मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जब मैं असेसमेंट में पेरेंट्स से पूछता हूँ कि क्या आपका बच्चा ब्लोइंग कर लेता है, तो वो कहते हैं हाँ जी सर, वो कैंडल ब्लो कर लेता है। अब आप इमेजिन करिए, अगर ये कैंडल है और मैं ब्लो कर देता हूँ, ये इस ब्लोइंग से आपके बच्चे की स्पीच नहीं आएगी। इस ब्लोइंग से उसको सिर्फ समझ आएगा कि ब्लोइंग करते कैसे हैं। तो अगेन, अगर आपको डीप ब्लोइंग करवानी है, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, स्पाइनल एक्सरसाइजेस करवानी है, तो जो सेकंड ऑप्शन आती है, अगेन आप सबको पता होगा, दैट इज विस्लिंग। अब जो कॉमन एरर्स बच्चे करते हैं, पहले मैं उन एरर्स को डिस्कस करूंगा और हम से ट्राई करेंगे कि इसको विसल एक्चुअली करनी कैसे है। तो जो एक सबसे कॉमन जो बेसिकली होता है, या फिर जब आप बच्चे का असेसमेंट करेंगे, जो आपको देखना है वो ये देखना है कि वो कितनी देर तक ब्लो कर सकता है। तो इमेजिन, अगर वो, आप देख सकते हैं कि मैं जितनी शॉर्ट विसल बजा रहा हूं, उतनी ही ज्यादा मेरी एसेसरीज मसल, मेरे शोल्डर, मेरे थोरैके की ज्यादा मूवमेंट आएगी। और जितना ही ज्यादा मैं डीप, अब मैं बहुत लाउड सीटी बजाऊंगा, तो आप देख सकते हैं लाउड सीटी में मेरी बॉडी में कोई चेंज आया ही नहीं, बिकॉज वो डायफ्रामेटिक मूवमेंट थी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ सीटी बजाने से आपके बच्चे की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। आपको जो दो इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, या आपको बार बार ढेर सारी जो प्रैक्टिस करवानी है, वो ये करवानी है कि जब वो विसल करे तो उसकी बॉडी में मूवमेंट्स नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रीदिंग कैसे करवाएंगे। यहाँ पे पेरेंट्स आप हमेशा अपने बच्चे का स्पाइन सीधा रखेंगे, बिकॉज कई बार मैंने कई स्पीच थेरेपिस्ट को, इनफैक्ट पेरेंट्स को देखा है, बच्चे ऐसे बैठे होते हैं और ये ब्लोइंग करवाते हैं। ये नहीं चलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखूं, हेड को स्ट्रेट रखूं, एंड देन मैं उसको ब्लो करवाऊं। ब्लोइंग, कई तरीके के ब्लोइंग टॉयज आते हैं। इजी वाले आते हैं जहां पे सिर्फ अपनी फूंक मारी और वो जोर से बजते हैं, और मुश्किल वाले भी आते हैं जहां पे आपको जोर से ब्लो करना पड़ता है, तब जाके वो विसल्स बजती हैं। तो ढेर सारे 15-20 आप विसल्स लेकर आइए और उसको फिर आप प्रैक्टिस करवाइए, ताकि उसकी ब्लोइंग हो। आपका गोल है कि उसकी ब्लोइंग आनी चाहिए विदाउट टू मच ऑफ बॉडी मूवमेंट। सो पेरेंट्स, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्पीच थेरेपिस्ट वो प्रोफेशनल्स हैं जो ये स्पेसिफिक चीजें देखते हैं, और अगर आपका बच्चा नहीं कर पाता तो वो करवाते हैं। उनकी खुद की टेक्निक्स होती है जिसको यूज करते हैं। तो मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि इससे आपके बच्चे की स्पीच आ जाएगी, बट एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम जब बच्चे को लेते हैं तो हम पूरा बॉडी का बायोमैकेनिक्स देखते हैं, और उस बायोमैकेनिक्स के बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, तो एज एन ओटी ये चीज़ें कराना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपके स्पीच थेरेपिस्ट को हेल्प मिलेगी। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा, और ये मेरा सेकेंड पार्ट था इस वीडियो का। जो मेरा थर्ड पार्ट आएगा, वहां पे मैं बात करूंगा सिर्फ टंग मूवमेंट्स की, कि टंग मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और कितने तरीके की टंग मूवमेंट्स होती हैं, और उसको आप घर बैठे बैठे आसान तरीके से कैसे करा सकते हैं।